नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं आपके साथ राजीव ढौंडियाल और इस बीच रुक करते हैं रामपुर का बड़ी खबर रामपुर से, जहां पर मेंथा ऑयल के गोदाम में भीषण आग लगी है। ये बड़ी खबर, मेंथा ऑयल के गोदाम में आग लगने की सूचना मिल रही है और कई मकाने बताया जा रहा है कि आग की चपेट में आए हैं। मुरादाबाद, बरेली से दमकल की कई गाड़ियों को बुलाया गया और तस्वीरों को आप देखिए। तस्वीरें ये सुबह सुबह की लग रही हैं, तस्वीरों में देखिए, और धुएं का गुबार आपको नीले आसमान में स्पष्ट दिखाई देगा। और एक तस्वीर ये है जिसमें आग की लपटों को आप, जितनी ऊंची ये धुएं के गुबार है उतना ही ऊंचे आग की लपटें हैं। ये डरा देने वाली तस्वीरें रामपुर की हैं। ये तस्वीरें एबीपी गंगा पर सबसे पहले आप देख रहे हैं। ये मेंथा ऑयल का गोदाम, और गोदाम में किस तरह से आग लगी आप इन तस्वीरों को देखिए। सुबह सुबह ये विचलित कर देने वाली तस्वीरें हैं और लोगों में हाहाकार मच गया, लोगों में डर का माहौल। और जो दमकल विभाग के कर्मचारियों ने पानी की बौछारें मारी भी, वो नाकाफी साबित होती दिख रही इन तस्वीरों में, तो ये लग रहा है। एक और बड़ी खबर मिल रही है। वाराणसी और चंदौली में एनआईए की छापेमारी। आईएसआई एजेंट मोहम्मद राशिद के ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी, और छापेमारी में एनआईए को मोबाइल और कुछ दस्तावेज मिले हैं। वाराणसी और चंदौली में एनआईए छापेमारी की है। और साथ अपडेट्स के साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता संतोष शर्मा। संतोष, बताइए छापेमारी की कार्रवाई कहां पर अंजाम दी गई है, क्या क्या कामयाबी मिली है? देखिए, जनवरी 2020 में यूपी एटीएस ने वाराणसी से आईएसआई एजेंट मोहम्मद राशिद को गिरफ्तार किया था और मोहम्मद राशिद की गिरफ्तारी का मामला एनआईए जांच कर रही है। इसी कड़ी में मोहम्मद राशिद के पूछताछ के बाद एनआईए ने चंदौली, जहां उसका घर था, और वाराणसी में रहकर जहां पे वो काम कर रहा था, पेंटर था, वहां पर छापेमारी की है। इन दोनों ठिकानों से एनआईए को एक मोबाइल फोन और कुछ दस्तावेज जिनका की पाकिस्तानी कनेक्शन है वो बरामद हुए हैं। दरअसल राशिद वाराणसी और चंदौली में सीआरपीएफ और सेना के जवानों के जो डिटेल्स थे वो पाकिस्तान भेज रहा था और उसके लिए व्हाट्सएप के जरिए उसका इस्तेमाल किया जा रहा था। इसी कड़ी में एनआईए ने राशिद अहमद को रिमांड पर लेकर अब इससे पूछताछ कर रही है और उसी कड़ी में ये छापेमारी की गई है। जी ठीक है संतोष, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो आईएसआई एजेंट मोहम्मद राशिद, उसके ठिकानों पर छापेमारी चल रही, कुछ मोबाइल फोन और दूसरे दस्तावेज जानकारी मिल रही है कि एनआईए को मिले। यूपी में फर्जी शिक्षकों को लेकर मचे बवाल के बीच बेसिक शिक्षा विभाग अब एक्शन में आ गया है। अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा आज से इसको लेकर सभी जिलों की समीक्षा करने वाले हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मंडलवार जांच समिति के सदस्यों से पूरी रिपोर्ट लेंगे। और आपको बता दें कि बीते 17 जून को एडीएम की अध्यक्षता में जांच समिति बनाने का निर्देश दिया गया था, जिसके बाद अब 29 जून से 4 जुलाई तक प्रदेश भर की समीक्षा की जाएगी और जांच में मिले फर्जी शिक्षकों पर कार्रवाई भी की जाएगी। इसके अलावा कस्तूरबा विद्यालयों में जांच और फर्जी लोगों पर कार्रवाई की समीक्षा भी की जाएगी। फिलहाल फर्जी और संदिग्ध शिक्षकों से जुड़ी हुई सूचना एसटीएफ और एसआईटी को भेजना शुरू हो चुका है। इसके अलावा एक और बड़ा खुलासा ये हुआ है कि कई फर्जी शिक्षक एक ही पैन पर ड्यूटी कर रहे थे और ऐसे कुल 192 मामले सामने आए। ये आंकड़ा बहुत चिंताजनक है। एक पैन पर ड्यूटी कर रहे थे और यह आंकड़ा इक्का दुक्का या 10-20 में नहीं, 192 मामले सामने आए। इसके बाद शासन ने सभी बीएसए को जांच के निर्देश दिए हैं। साथ ही 24 मामले ऐसे भी मिले हैं जिनमें एक ही बैंक खाते पर दो शिक्षकों के नाम मिले। शैलेश अरोड़ा हमारे संवाददाता इस खबर पर और ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। शैलेश, खूब किरकिरी हुई, इस मामले ने खूब किरकिरी की है प्रदेश सरकार की भी और प्रदेश शिक्षा महकमे की, और पोल खोल कर रख दी। अब आप ये बताइए कि आप क्या एक्शन और किस तरीके से लिए जाने वाले, इन बैठकों में क्या क्या होगा जो अब शुरू की जाने वाली हैं? राजीव, देखिए, बेसिक शिक्षा विभाग में फर्जी शिक्षकों का जो मामला है वो आज का नहीं है, एक लंबे समय से चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये मामले दबे हुए थे। लेकिन 2017-18 के दौरान जब एसआईटी ने अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा में से कुछ रिकॉर्ड्स निकलवाए तो करीब 4400 ऐसे नाम सामने आए जिनमें या तो डिग्री गड़बड़ थी या उसमें टेम्परिंग की गई थी। इन मामलों की जांच दी गई बेसिक शिक्षा विभाग को, लेकिन उसमें भी हील हवाली होती रही। 2018 की बात करें तो मथुरा में रैकेट पकड़ा गया और तब से लगातार इस तरह के मामले आते रहे, लेकिन विभाग
का जो लचर रवैया है वो इस पूरे मामले में देखने के लिए मिला है। और अब जब अनामिका शुक्ला प्रकरण आया, जब उसने मीडिया में हाई पकड़ी, तब जाकर आंखें खुली। अधिकारियों की आंखें खुलना कहें या मुख्यमंत्री की इस मामले में नाराजगी कहें, क्योंकि अनामिका शुक्ला का जब प्रकरण सामने आया कस्तूरबा विद्यालय में कि किस तरह से एक शिक्षिका के दस्तावेज, जो खुद बेरोजगार है, उसके नाम पर एक महिला के दस्तावेज पर 9 जगह लोग इस्तेमाल करते हैं उनका। इसके बाद एक और ऐसा मामला आता है, तो मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी जगह पर शिक्षकों के दस्तावेज की जांच कराई जाए और उसके बाद ये शुरू हुई। अब इन्हीं के दौरान 192 ऐसे मामले सामने आए हैं अब तक फिलहाल, जिनमें ये देखा जा रहा है कि एक ही पेन है वो 2 लोगों के नाम पर है। यानी कि कोई व्यक्ति है, उसके एक पैन नंबर है, वो बलिया में भी उस नाम पर टीचर एक नौकरी कर रहा है और कुशीनगर में भी कर रहा है। तो विभाग का ये कहना है कि अब जांच कराएंगे कि कहीं ये डाटा एंट्री की गड़बड़ी तो नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर ये डाटा एंट्री की गड़बड़ी है तो बलिया और कुशीनगर में पैन नंबर भी सेम होना, उसका नाम भी सेम होना, आखिर कितनी गलती हो गई डाटा एंट्री में? तो ये संदिग्ध तो देखिए है, और ये तय मानकर चलिए कि इसमें भी फर्जी शिक्षक जरूर निकलकर सामने आएंगे। इसके साथ में एक पूरी कार्यवृत्ति, क्योंकि अभी एसटीएफ ने यह भी कहा था, बेसिक शिक्षा विभाग में अपर मुख्य सचिव को यह बोला था कि जब वो लोग इस तरह के फर्जी शिक्षकों की जानकारी बीएसए को दे रहे हैं तो वो एफआईआर कराने में लापरवाही कर रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं उन फर्जी शिक्षकों को समय मिल रहा है साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने का। तो इसको लेकर एसटीएफ ने जब पत्र लिखा, आईजी की तरफ से लिखा गया अपर मुख्य सचिव को, तो उन्होंने भी सख्ती बरती और मंत्री ने भी इस पर संज्ञान लेते हुए निर्देश दिए। तो अब जाकर एसटीएफ को भी जानकारियां दी जा रही हैं, एसआईटी को भी जानकारियां दी जा रही हैं और कई मामले निकलकर सामने आए हैं इसे लेकर। वहीं दूसरी ओर आज से मंडलवार समीक्षा बैठक करेंगी जो अपर मुख्य सचिव है, और ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी समीक्षा जो होगी, यानी जिस मंडल की समीक्षा की जाएगी उस मंडल में जितने जिले आते हैं उन सब के जो कमेटियां, अभी क्योंकि 17 जून का एक आदेश था राजीव, जिसमें एडीएम की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समितियां बनाई गई हैं हर जिले में। तो उस समिति के जितने सदस्य वो सामने रहेंगे, वो साथ में दस्तावेज लेकर रहेंगे कि आखिर इन 10-11 दिनों में कमेटी बनने के बाद उन्होंने क्या किया है, कितने फर्जी शिक्षक, यानी कि अब समीक्षा का दौर शुरू हो रहा है मुख्यमंत्री की नाराजगी के बाद। कुल मिलाकर शैलेश, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो सिलसिलेवार अब बैठकें शुरू होंगी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी अधिकारियों से चर्चा की जाएगी, समीक्षा की जाएगी। यूपी बोर्ड का रिजल्ट आने के बाद बीएनएसडी के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर अंगद सिंह ने डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा को चिट्ठी लिखी है। ये एक और महत्वपूर्ण खबर, कानपुर से बीएनएसडी के पूर्व प्राचार्य का डिप्टी सीएम को पत्र में उन्होंने मेरिट में आए विद्यार्थियों की राइटिंग का मिलान किए जाने की बात कही है। पूर्व प्राचार्य के मुताबिक बीआईओएस के सामने लिखवाकर बोर्ड मुख्यालय में राइटिंग एक्सपर्ट से उत्तर पुस्तिकाओं का मिलान कराया जाए, जिसमें उन्होंने बड़ा खुलासा होने का अंदेशा जताया। डॉक्टर अंगद सिंह ने डिप्टी सीएम को 5 अहम बिंदुओं पर यह पत्र लिखा है। ये बहुत महत्वपूर्ण। प्रभात अवस्थी हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। प्रभात, जो उत्तर पुस्तिकाओं के मिलान करने की बात आप वो कह रहे हैं, किस आधार पर करें, किस तरह का शक है उन्हें जो उन्होंने ये पत्र लिखा है डिप्टी सीएम को? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूँगा कि अगर डॉक्टर अंगद सिंह की बात की जाए तो डॉक्टर अंगद सिंह जो है वो एक शिक्षाविद हैं, साथ ही साथ 2 बार राष्ट्रपति पुरस्कार विजेता हैं और पूर्व प्राचार्य हैं बीएनएसडी शिक्षा निकेतन के। तो लगातार अगर कानपुर की बात की जाए तो मेरिट लिस्ट में कानपुर का दबदबा रहता था, लेकिन इस बार की जो मेरिट लिस्ट आई है उसमें हाई स्कूल और इंटर दोनों में अगर लिस्ट मिलाई जाए तो उसमें मात्र 2 छात्रों के नाम आए, जिसके बाद ये चिट्ठी लिखी गई है। तो कहीं ना कहीं अंदेशा ये है कि आखिरकार कानपुर का जो दबदबा रहता था, कई अच्छे विद्यालय हैं, बावजूद इसके यहाँ से कोई मेरिट नहीं आई है, जिसको चलते एक चिट्ठी लिखी गई जिसमें साफ लिखा गया है जितने भी जो मेरिट टॉपर हैं, जितने भी टॉप किया है, उनकी जो कापियां हैं वो डीआईओ के सामने उनको बुलाया जाए और जिन छात्र मेरिट लिस्ट में आए हैं उनके द्वारा हिंदी और इंग्लिश की एक पेज की हैंडराइटिंग लिखाने के बाद उसको प्रयागराज में उसका मिलान किया जाए राइटिंग एक्सपर्ट के साथ ही साथ उन्होंने एक बात और उसमें पॉइंट्स में दर्ज की है कि जिस तरह से जितने भी लोगों के 90% से ज़्यादा किसी सब्जेक्ट में नंबर हैं तो उसको उस सब्जेक्ट की कॉपी जो है वो विशेषज्ञ, मतलब यानी कि जिस सब्जेक्ट की कॉपी है उस सब्जेक्ट के टीचर से चेक कराई जाए और एक बार रीचेकिंग जरूर कराई जाए। तो वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि जिस जिलों में कोई भी मेरिट लिस्ट में नहीं आया है वहाँ के डीआईएस को निर्देश दिया जाए, वहाँ के
अधिकारियों को निर्देश दिया जाए कि वहाँ की लोकल की एक मेरिट लिस्ट जारी करें, जिससे कि शहर में किसने टॉप किया है इसके बारे में उसको पता चल सके और उनका जो बच्चे हैं उनका मनोबल बढ़ सके। तो कहीं ना कहीं कानपुर में लगातार जिस तरह से मेरिट लिस्ट में दबदबा रहता था और इस बार छात्र जो है वो उसमें स्थान नहीं बना पाए हैं, उसी के चलते पूरा प्रकरण है। और यहाँ पर जो प्राचार्य है, पूर्व प्राचार्य है, उन्होंने डॉक्टर दिनेश शर्मा को खत लिखा है और एक बार मांग की है कि जितने भी टॉपर्स आए हैं, जितना मेरिट लिस्ट में जो टॉपर्स स्टूडेंट्स हैं, उनकी कॉपी की रीचेकिंग की जाए और सबसे अहम कि उनकी हैंडराइटिंग मिलाई जाए कि आखिरकार वो कॉपी उनके द्वारा लिखी गई है या नहीं लिखी गई। तो एक बड़े सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि उन्होंने जब पत्र लिखा है तो सबसे पहले उन्होंने उत्तर प्रदेश जो बोर्ड है, यूपी बोर्ड, उसको बधाइयां दी हैं कि इतना महत्वपूर्ण काम किया है, आपने इतनी जल्दी रिजल्ट निकाला, इतना अच्छे से सब व्यवस्थित ढंग से काम किया। लेकिन उसके बाद जो 5 ठीक है प्रभात, यानी कि दबदबा रहता था कानपुर का मेरिट लिस्ट में, जो टॉप पर होते थे कानपुर के उसमें स्टूडेंट्स होते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है और इसी को आधार बनाते वो ये मांग कर रहे हैं। अब डिप्टी सीएम इस पर क्या रुख अपनाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपका प्रभात इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। खबरों में आगे बढ़ रहे हैं, लखीमपुर खीरी का रुख। 10वीं में फेल होने वाले छात्र ने खुदकुशी की है। खबर इस वक्त मिल रही है लखीमपुर खीरी से। 10वीं में फेल होने पर इस छात्र ने खुदकुशी कर ली है, फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है और घर में सन्नाटा पसरा हुआ है इस वक्त। बहुत बड़ी खबर और दुख भरी यह खबर थाना नीम गांव इलाके का मामला है। नवीन अवस्थी हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। नवीन, और ज्यादा जानकारियां दीजिए, स्टूडेंट का नाम बताइए और खुदकुशी के पीछे का कारण क्या? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें, ये दीवांश नाम का लड़का है और इसका रिजल्ट शनिवार जब हाई स्कूल का आया और उसमें फेल हो गया था। घर वाले, हालांकि एक शादी समारोह में पूरा परिवार गया हुआ था और पिता को अपनी जानकारी बताई कि फेल होने की सूचना भी दी उसने। हालांकि पिता ने समझने का प्रयास किया कि कोई बात नहीं, अगली बार ज्यादा तैयारी करना और पास हो जाना। इसके साथ ही जब अगले दिन उनके परिजन वहां पर वापस आए गांव के अंदर, और हालांकि बूढ़ी दादी उनके वहां रहती थी, लेकिन उसने आत्महत्या कर ली और जानकारी पर जब दरवाजा खोला गया, तोड़ा गया, तब उसमें से सब निकाला गया और सब देश को बरामद किया। हालांकि वहां पर जी नवीन, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो परीक्षा में फेल हो जाना जिंदगी में फेल हो जाना नहीं होता है, ये समझना चाहिए बच्चों को कि जिंदगी रहेगी तो इस तरह के न जाने कितने एग्जाम्स में वो पार्टिसिपेट करेंगे और पास हो सकते हैं। ऐसे में मौत को गले लगा देना विकल्प नहीं हो सकता और होना नहीं चाहिए। छात्रों को समझना चाहिए कि जिंदगी से बड़ा कुछ और नहीं है। पास या फेल होना महज एक हिस्सा भर है आपके जीवन का, एक छोटी सी कड़ी। एक और बहुत बड़ी खबर, पेट्रोल और डीजल के दाम फिर से बढ़ गए हैं, फिर से बढ़े हैं। बढ़ोतरी हुई है पेट्रोल और डीजल के दामों में। पेट्रोल 5 पैसे प्रति लीटर बढ़ा है, तो डीजल की कीमत भी आप जानना चाहते होंगे कि कितने पैसे प्रति लीटर बढ़े, तो जान लीजिए 13 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ है डीजल में। पेट्रोल और डीजल, तेल निकाल रहा है आम जनता का। पेट्रोल 5 पैसे प्रति लीटर तो डीजल 13 पैसे प्रति लीटर बढ़ गया है और बीते कई हफ्तों से लगातार बढ़ता चला जा रहा है। आज 23वां दिन है, लगातार कंटिन्यूसली 23वें दिन दाम बढ़े हैं। दिल्ली में पेट्रोल आज 80 रुपए 43 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया है, तो डीजल की कीमत 80 रुपए 53 पैसे, यानी कि डीजल ज्यादा महंगा है दिल्ली में पेट्रोल की तुलना में। 23वें दिन लगातार बढ़ोतरी हो रही है और अब सोशल मीडिया पर बहुत सारे वीडियोस वायरल किए जा रहे हैं। ये वो वीडियोस हैं जिसमें बीजेपी के बड़े बड़े नेता जब विपक्ष में थे तो क्या दावे पेट्रोल डीजल को लेकर करते थे, वो सारे हैं। और दूसरा ये भी तंज कसा जा रहा है कि सीधा 100 क्यों नहीं कर दिया जाता है। खबर अब शामली से, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है और मुठभेड़ में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। ये खबर अब शामली से। अब पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है और दोनों बदमाशों पर 25,000 रुपए का इनाम था। दोनों बदमाशों के पास से तमंचा, देसी तमंचा और कारतूस बरामद किया गया है। तो मुठभेड़ हुई है। पंकज प्रजापति हमारे संवाददाता इस पर आपको और ज्यादा अपडेट्स देंगे। पंकज, इन बदमाशों के बारे में जानकारी दीजिए, किस तरह का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, कितनी बड़ी कामयाबी?
ये अगर आपको बता दूं कि ये जो बदमाश है, जो पुलिस और बदमाशों के बीच जो मुठभेड़ हुई है, देर रात्रि में मुठभेड़ हुई है और इसमें 25,000 का जो इनामी बदमाश है अंकित, जो कि कोटाना का रहने वाला है, इसके 8 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। कल किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे, तभी मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी करते हुए एक ट्रैकिंग अभियान चलाया, जिसमें इन लोगों को रोकने की प्रयास किया गया, लेकिन ये रुके नहीं। पुलिस पार्टी पर फायरिंग करते हुए वहाँ से लिलोन नहर की तरफ निकल गई। वहीं पे ही पुलिस ने वायलेंस करते हुए घेराबंदी की, जिसके बाद पुलिस पार्टी पर फायरिंग की। उसके बाद पुलिस ने जवाबी फायरिंग में 2 बदमाशों को गोली लग गई, जिसमें ये अंकित और दूसरा जो बदमाश है 25,000 का इनामी बदमाश है, ये गिरफ्तार कर लिया गया। जी पंकज, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो पुलिस ने रोकने के लिए कहा, रुके नहीं, तो उसके बाद अब इनकी सारी गतिविधियों पर इनको पकड़कर रोक लगा दी गई है। संगम नगरी प्रयागराज में यमुना ब्रिज पर सेल्फी ले रही एक युवती अचानक नदी में गिर पड़ी, जिसके बाद नदी के नीचे खड़े 2 युवक उसे बचाने के लिए नदी में कूद गए। तभी कुछ नाविक भी वहां पर पहुंच गए और युवती को बचा लिया गया। रेस्क्यू का ये लाइव वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल हो रहा है। असल में शहर के नैनी इलाके में यमुना नदी पर बने पुल पर कुछ लड़के लड़कियां घूमने के लिए आए हुए थे। पुल पर ये लोग रेलिंग से सटकर सेल्फी ले रहे थे। इस दौरान सेल्फी ले रही युवती रेलिंग से नीचे यमुना नदी में गिर गई और हादसा हो गया, लेकिन बचाए जाने के बाद युवती अब पूरी तरह से सुरक्षित है। तो सेल्फी लें, लेकिन ध्यान से जगह देखिए कि आप कहां ले रहे हैं और कितने सुरक्षित हैं। खुद को पहले सुरक्षित रखें, अपनी सुरक्षा का ख्याल रखें। ये घटना यही सभी को सीख देती है और ये लाइव वीडियो सामने आया है। मुजफ्फरनगर में भीषण गर्मी से बचने के लिए राजवाहे में नहाने गए गांव के 2 बच्चों के बीच में झगड़ा हो गया, जिसमें दोनों के परिवार के बड़े लोग भी कूद गए और हंगामा बढ़ गया। ये झगड़ा इतना बढ़ गया कि हवाई फायरिंग तक हो गई। बाद में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कई लोगों को हिरासत में लिया। अब पुलिस पूरे मामले की पड़ताल करे। तो छोटे छोटे बच्चों का मामला, और इस मामले में बड़े बीच में आ गए और हंगामा करने लगे, हवाई फायरिंग की गई। आप इन तस्वीरों को देख लीजिए कि बच्चों का विवाद था, जो कि बड़े लोगों को समझ के साथ, सूझबूझ के साथ सुलझा लेना चाहिए था, लेकिन शायद बच्चों से भी ज्यादा बुरा और कम समझ वाला व्यवहार किया गया। यहां हवाई फायरिंग तक की गई। तो बच्चों की लड़ाई थी और इस लड़ाई में बड़े कूद गए। 2 बच्चों के बीच में झगड़ा हुआ था। कन्नौज में सीमा विवाद को लेकर 2 थानों की पुलिस आपस में ही उलझती नजर आई। बताया जा रहा है कि विष्णुगढ़ थाना इलाके में एक पेड़ पर युवक युवती का संदिग्ध परिस्थितियों में शव लटका हुआ मिला, जिसके बाद विष्णुगढ़ और छिबरामऊ थानों की पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन शवों को नीचे उतारने को लेकर दोनों थानों के पुलिस के अधिकारी सीमा विवाद में उलझते हुए दिखाई दिए, जिसके बाद काफी जद्दोजहद के बाद छिबरामऊ थाना पुलिस ने दोनों शवों का पंचनामा भरवाकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है। ये रोड जिस तरफ आपका क्षेत्र, आपका गांव एक सामने आगे पड़ता है, ये निगोह का तालाब है 5 फीट। बांदा में पत्नी के साथ बाइक पर जा रहे युवक की दबंगों ने बीच सड़क पर गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। परिजनों का आरोप है कि पहले दबंग उनके घर पर फायरिंग कर चुके थे, लेकिन शिकायत करने के बाद भी पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया, जिसके बाद बदमाशों ने उनकी हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने शव का पंचनामा करने के बाद पोस्टमार्टम करवा दिया है और मामले की जांच में जुट गई।